Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study Station. Hope so people are doing well and enjoying a very blessed life. Ladies and gentlemen, आज हम डिस्कस करेंगे BS इंग्लिश सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट विच इज़ नोन एज मॉडर्न ड्रामा। ये सब्जेक्ट का नाम है जी और इसको हम डिस्कस करेंगे। अब सब्जेक्ट से ही आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम डिफरेंट ड्रामास को डिस्कस करेंगे विच बिलोंग टू द मॉडर्न एज। एंड द वेरी फर्स्ट ड्रामा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ जॉनो एंड पेकॉक। ये है जी इस ड्रामा का सब्जेक्ट, मॉडर्न ड्रामा का टाइटल जॉनो एंड पेकॉक। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। So first of all, let's see who has written this drama. So basically this drama is written by an Irish writer Shane O'Casey. ये है जी इस ड्रामा का राइटर जिन्होंने इस एक आयरिश मास्टरपीस को लिखा। दिस इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग ड्रामा यू कैन से। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इस ड्रामा को लिखा गया है और एक मॉरल लेसन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द बायोग्राफी ऑफ शेन ओकैसे, फिर हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। So here we have the biography, the short biography, and here you can see the picture of the writer शेन ओकैसे। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट एक पिक्चर नज़र आ रही है। हमारे जी आयरिश नावलिस्ट सॉरी ड्रामाटिस्ट हैं जी जिन्होंने इस ड्रामा को लिखा। तो पहले हम थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह विल डिस्कस द फर्दर थिंग्स। शेन ओकैसे, ही वाज बोर्न इन 1880 इन डबलिन। 1880 में इनका जो जन्म होता है वो आयरलैंड का एक शहर है, यू कैन से द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आयरलैंड एज वेल, डबलिन। इनकी जो पैदाइश होती है वो डबलिन के अंदर होती है 1880 में। इफ़ यू टॉक अबाउट हिज डेथ देन ही डाइड राइट आफ्टर द एज ऑफ 84 ईयर्स इन इंग्लैंड। लेकिन इनकी जो मौत होती है वो ब्रिटानिया के अंदर होती है। अब वाई ही वॉज सो मच फेमस, देयर इज़ ओनली वन पॉइंट बिहाइंड इट। इतने ज़्यादा जो मशहूर थे, मारूफ थे, जो इनको इज़्ज़त मिली वो सिर्फ एक ही वजह से मिली, एंड दैट वाज ही वाज द फर्स्ट आयरिश राइटर हु रोट अबाउट स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास इन डबलिन। ये वो पहला लिखारी था जिसने वर्किंग क्लास को अपनी राइटिंग के थ्रू सामने लेके आया था। डबलिन के अंदर जो मज़दूर तबका था, गरीब तबका था, ही वाज द फर्स्ट वन जिसने उनके बारे में आवाज़ उठाई, उनके बारे में लिखा, उनको प्रमोट किया। ही वाज द ओनली वन जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। एंड इफ टॉक अबाउट हिज प्रोफेशंस देन वी कैन से ही वाज एन ड्रामाटिस्ट। ये एक ड्रामाटिस्ट है, ज़ाहिरी बात है हम ड्रामा डिस्कस कर रहे हैं तो ड्रामाटिस्ट ही होगा। एंड सेकेंड वन वाज ही वाज अ मेमोरिस्ट। ये एक मेमोरिस्ट भी था। व्हाट इज़ ए मेमोरिस्ट? बेसिकली अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिज लाइफ एक्सपीरियंस। ऐसा बंदा, ऐसा राइटर जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात का एक हिस्सा अपनी राइटिंग के अंदर दे देता है, उसको मेमोरिस्ट कहते हैं। सो बेसिकली शेन ओकैसे साहब भी उस तर्ज के आदमी थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को अपनी राइटिंग के अंदर प्रो दिया था। That is why he is known as the memoirist. So this is the short biography. इसको अच्छे तरीके से जहन में रख लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो लिख भी लीजिएगा और इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जहन में रखिएगा ताकि जब आप पेपर देने जाएँ तो इसकी शॉर्ट सी बायोग्राफी भी लाजमी लिख लें जी। ना कम टू द सेकंड पॉइंट, जॉनो एंड पेकॉक। जॉनो एंड पेकॉक जी एक ड्रामा है और ये एक बहुत ही मशहूर एक मास्टर क्लास ड्रामा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस ड्रामा, देयर इज़ ओनली वन हिस्टोरिकल इवेंट जो कि इस ड्रामा के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है आयरिश सिविल वॉर। आयरिश सिविल वार हुई थी जी, लोगों का आपस में मिलना जुलना, लड़ाई करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर थिंग्स।
सुपीरियर और इन्फीरियर का जो क्लैश चला था वो आयरलैंड के अंदर भी चला था कि वाई दे आर गेटिंग सुपीरियर एंड वी आर गेटिंग इन्फीरियर। तो ये जो तज़ाद चल रहा था उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर लिविंग ऑन द सेम प्लेस, तो वाई वी आर डिफरेंट। तो हम मुख्तलिफ किस तरह से हो सकते हैं, अलग अलग किस तरह से हो सकते हैं। तो तकरीबन ये आलमोस्ट कोई 11 मंथ तक ये वॉर चली थी, सिविल वॉर, आयरिश सिविल वॉर। तो उसके बाद एंड हो गई थी। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस ड्रामा को लिखा गया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, जुनो एंड पीकॉक। ये जी एक टाइटल है। टाइटल अभी आपको समझाया तो शायद आपको समझ में ना आए, बट व्हेन वी विल डिस्कस द स्टोरी तब आपको टाइटल भी समझ में आ जाएगी बेसिकली ये टाइटल क्या है। So, if we talk about the different points of this drama, so first of all we will discuss about the setting। कौन सी जगह और कब की कहानी है जी। तो सेटिंग इस ड्रामा की हुआ है डबलिन। सॉरी, स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, वो करेक्ट कर लीजिएगा, DUBLIN, माई मिस्टेक। तो डबलिन एक शहर है जी आयरलैंड का, उसी के अंदर पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा ड्रामा परफॉर्म किया गया है। और ये जो ड्रामा कहानी बताता है वो बेसिकली आयरिश सिविल वॉर की ही बताता है, फ्राम टू 1922 टू 1923। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द नरेशन के किसके ज़रिए कहानी हम तक पहुंची है, तो राइटर ने जो नरेशन यूज़ की है वो थर्ड पर्सन नरेशन का यूज़ किया। ही शी इट के ज़रिए, दे के ज़रिए कहानी हम तक पहुंची है। देन वी हैव द बेसिक पॉइंट, द थीम्स। थीम्स ही वो एक बुनियाद होती है जो स्टोरी को लेके चल रही होती है। तो अगर हम जॉन एंड पेकॉक के थीम्स को डिस्कस करें, अगर देखें तो वी हैव मल्टीपल थीम्स जस्ट लाइक पॉवर्टी। गुर्बत का आपको पता चलेगा कि जब इंसान गरीब होता है तो वो किस तरह के एक्ट करना शुरू कर देता है। देन अबाउट द रिलीजन, के दौलत से हट के, ज़रूरियात ज़िंदगी से हट के, रोज़मर्रा के कामों से हट के एक मज़हब इंसान की ज़िंदगी के अंदर कितना ज़रूरी होता है वो देखेंगे। ट्रुथ एंड इल्यूजन, सच्चाई और इल्यूजन को भी, वहम को हम देखेंगे कि सच्चाई क्या होती है और लोग किस तरह वहम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फेमिनिज़म, फेमिनिज़म इस स्टोरी का, इस ड्रामा का सबसे बेसिक, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सिग्निफिकेंट थीम समझा जाएगा, क्योंकि पूरी कहानी एक औरत के गिर्द ही घूम रही है। दैट इज़ वाई फेमिनिज्म इज़ वन ऑफ द ग्रैंड थीम यू कैन से। एंड द लास्ट वन, वॉर एंड डिसेप्शन। एक्चुअली इस ड्रामा के अंदर, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर सिविल वॉर का जिक्र किया गया, इसलिए वॉर इसका एक थीम भी बना हुआ है। डिसेप्शन, धोखा किस तरह से दिया जाता है, वो विल सी इन द शॉर्ट स्टोरी इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट आ जाता है जी द करैक्टर्स। अब करैक्टर्स समझ लेंगे तो ऑलमोस्ट आप स्टोरी को भी समझ लेंगे। तो देखें जी, द वेरी फर्स्ट करैक्टर वी हैव कैप्टन जैक बॉयल। हमारे पास सबसे पहला करैक्टर जी कैप्टन जैक बॉयल। ही इज़ बेसिकली द पेकॉक। पेकॉक स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, गलत नहीं यानी कि ड्रामा के तो यही हैं, लेकिन ये जो पेकॉक वर्ड लिया गया ये पीकॉक से लिया गया, जिसको हम उर्दू में मोर कहते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दिया। ही इज़ नोन एज पेकॉक। यही वो बंदा है जो पेकॉक के नाम से जाना जाता है। एंड दिस नेम इज़ गिवन बाय हिज वाइफ। इसकी बीवी ही होती है जो इसको पीकॉक का नाम देती है, जिसको कोई काम नहीं होता, कोई काज नहीं होता, सिर्फ अपनी ही मौज मस्ती के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा है, जिसकी वजह से इसकी जो वाइफ है उसको ये नाम देती है। ही ऑलवेज रिफ्यूज़ेस टू वर्क, कंप्लेनिंग पेन इन लेग्स। जब कोई बंदा, घर वाले, बेटे बेटी, वाइफ इसको काम के लिए कहते हैं तो वो सिर्फ एक ही बहाना लगाता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी टांगों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ये हमेशा रिफ्यूज़ इस तरह से काम को करता है। ही इज़ अल्कोहलिक, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, एडिक्टेड टू अल्कोहल। शराब का ये आदी इंसान है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है। कॉल्स हिमसेल्फ कैप्टन। एक दफ़ा इसने कोई समुद्री सफ़र किया था तो ख़ुद को ना उसके बाद इसने कैप्टन बुलाना शुरू कर दिया कि आज के बाद मुझे कैप्टन ही बुलाया करो। पहले ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि ये ना एक हाकिमराना सा कैरेक्टर है जो कहता है कि मेरे हुक्म की हमेशा तामील हो, जिसकी वजह से ये
खुद को कैप्टन कहता है। तो ये जी हमारा फर्स्ट करेक्टर। सेकंड करेक्टर वी हैव इज जॉनो पेकॉक, जॉनो बॉयल। जॉनो बॉयल है जी हमारा दूसरा करेक्टर। शी इज़ द वाइफ टू जैक बॉयल, जैक बॉयल की बीवी है। अब इसका नाम है जी जॉनो। अब पता चल गया जी, फीमेल का नाम जॉनो और इसके हस्बैंड का नाम पेकॉक, तो यही टाइटल बनता है। मीन्स के दोनों अपोजिट करेक्टर हैं, जिसकी वजह से राइटर ने इस ड्रामा का नाम ही जॉनो एंड द पेकॉक रख दिया। अब बात करते हैं जी जॉनो की। शी एक्वायर्ड नेम फ्रॉम जून। अब इसका जो नाम पड़ा था वो बेसिकली एक मंथ के नाम पे पड़ा था, जिस मंथ का नाम था जून। क्यों? देयर वर 5 incident which were happen in the month जून, जिसकी वजह से इसको जॉनो का नाम दिया गया। फर्स्ट, जॉनो बॉयल की जो पैदाइश होती है वो जून के महीने में होती है। ये जो क्रिश्चियनिटी की तरफ आती है या जो ये मज़हब यानी कि कबूल करती है, वो भी जून के अंदर करती है। इसका जो हस्बैंड है जैक, उससे जो इसकी मुलाकात होती है वो भी जून के मंथ में होती है। इससे जो उसकी शादी होती है वो भी जून के मंथ में होती है, और इनके घर जो फर्स्ट बेबी पैदा होता है वो भी जून के मंथ में भी में ही होता है, जिसकी वजह से इसको जॉनो कहा जाता है, क्योंकि बहुत से स्पेशल इवेंट्स इसकी ज़िंदगी में जून के महीने में ही हुए थे। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस लेडी, शी इज़ द स्ट्रॉन्ग करेक्टर इन दिस ड्रामा। इस ड्रामा का सबसे मजबूत, सबसे अक्लमंद, इंटेलिजेंट, विटी टाइप जो करेक्टर होगा वो आपको जॉनो बॉयल ही नज़र आएगी, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली को शी इज़ द ओनली वन जो कि लेके चल रही होती। फैमिली का हर एक फ़र्द मेंबर किसी न किसी मुसीबत के अंदर होगा, बट शी इज़ द ओनली वन जो कि सबको इकट्ठा जोड़ के रख रही है। एंड दिस इज़ द थिंग दैट मेक्स दिस ड्रामा अ मास्टरपीस। यही वो चीज़ है जो इस ड्रामा को एक मास्टरपीस बनाती है। एंड देन वी हैव जॉनी बॉयल, ही इज़ द सन। जैक बॉयल और जॉनो बॉयल का बेटा है जी जॉनी बॉयल। ही इज़ डिसेबल्ड। ये एक माजूर कैरेक्टर इस ड्रामा के अंदर दिखाया गया। बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि आयरिश वॉर चल रही है। आयरिश वॉर के अंदर इसने भी हिस्सा लिया था। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से इसका एक जो बाजू है वो कट जाता है, जिसकी वजह से ये डिसेबल हो चुका है। अब इफ़ यू टॉक अबाउट जॉनी बॉयल, तो इसके बारे में ना दो चीज़ें कही जाती हैं। ये दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराता है। फर्स्ट, इफ़ समवन इज़ टॉकिंग अबाउट द फाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, अगर कोई बंदा इसके सामने जंग का ज़िक्र कर रहा है, तो इसकी जो यू कैन से क्या उसको बोलेंगे कि सब्र का जो पैमाना है ना वो इसका ख़त्म हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है अगर कोई इसके सामने लड़ाई करता है या लड़ाई की बात करता है। एंड सेकंड वन इज़ अबाउट द वॉर या मौत, सॉरी, डेथ। अगर इसके सामने कोई बंदा मौत का ज़िक्र करेगा ना, तो उसका भी इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आयरिश वॉर के अंदर इससे क्या हुआ था कि इसका एक दोस्त कह लें, इसके एक हमसाया कह लें, वो भी इसके साथ जंग लड़ रहा था, जंग में शरीक था। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि इसका जो दोस्त है, हमसाया, उसकी मौत हो जाती है, और उसकी जो रीज़न होती है वो यही बंदा होता है, जॉनी बॉयल, जिसकी वजह से ये मौत और लड़ाई से बहुत ज़्यादा घबराता है। घर पे ही रहता है, कोई काम वगैरह नहीं करता। बेसिकली ही कंसिडर हिमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ मिसिस टैनक्रेड सन डेथ रॉनी। रॉनी वो बंदा था जिसकी मौत होती है, और ये मिसिस टैनक्रेड का बेटा था। तो जॉनी समझता है कि उसकी जो मौत हुई वो मेरी वजह से ही हुई है, क्योंकि ये जहाँ पे रॉनी होता है, जॉनी उसका पता बता देता है कि वो वहाँ पे, और उसको मार दिया जाता है। देन वी हैव मैरी बॉय। मैरी बॉयल इज़ द डॉटर, बेटी है जी, जिस तरह जॉनी सन है, मैरी डॉटर है। शी इज़ ऑन स्ट्राइक, और ये जो लेडी है ये एहतजाज कर रही है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जिस ऑफिस के अंदर जहाँ पे ये काम कर रही होती है, इसके कॉलीग को किसी सर्टन या अनसर्टन रीजंस की वजह से ना टर्मिनेट कर दिया जाता है। मीन्स कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो अपने उस कॉलीग का साथ देने के लिए शी इज़ ऑन स्ट्राइक, मीन्स के काम वगैरह ये भी नहीं कर रही, ये भी घर पे ही रह रही। तो शी इज़ 22 ओल्ड एंड शी इज़ अट्रैक्टेड टू चार्ली बैंथम। 22 साल की ये लड़की है जी, और इस ड्रामा के अंदर एक करेक्टर है चार्ली बैंथम।
ये लड़की उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो ये थी जी बॉयल फैमिली। अब आपने देख लिया जी बॉयल फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ, सन एंड डॉटर। लेकिन इन सब को एक ही बंदी लेके चल रही है जो कि है जॉनो बॉयल। खामद काम नहीं करता, बेटा माजूर है और बेटी स्ट्राइक पे, मीन्स के नो वन इज़ डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब, एवरीवन इज़ जॉबलेस। कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा, सिर्फ वही खातून है जो इनको साथ भी उसने रखा हुआ है और इनका ख्याल भी वही रख रही है। Then move to the other characters. Charlie Bentham. Charlie Bentham है जी, he is a school teacher as well he is a lawyer sorry। ये एक स्कूल का टीचर भी है और इसके साथ साथ एक वकील भी है, वकालत भी यानी कि थोड़ी बहुत कर लेता है। और यही वो बंदा है जो एक ड्रामा के अंदर खुशखबरी भी लेके आता है। Then we have the Joxer Daly. He is the companion to Jack in drinking. आपको बताया था कि जो जैक बॉयल है वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था, तो उसका एक साथी था जिसका नाम है जॉक्सर डैली। लेकिन जो जैक की बीवी थी जॉनो, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो शायद समझती थी कि जैक का जो हाल किया वो इस जॉक्सर नामी शख्स ने किया, जिसकी वजह से वो इसे नफ़रत करती। Then we have Mrs. Macy Madigan. शी इज़ द नेबर। टेनमेंट के अंदर रह रही होती है। टेनमेंट क्या कहते हैं कि किराए पे छोटे छोटे से जो फ्लैट्स वगैरह लिए होते हैं उनको कहते हैं। और ये बॉयल्स फैमिली की हमसाई है एंड शी इज़ सो मच एरोगेंट, बहुत गुरूर है इसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो दिल है वो भी बहुत रहम दिल है। दैन वी हैव द मिसिस टेनक्रेड। ये वो खातून है जिसका बेटा मर जाता है और ये उसका जनाजा फ्यूनरल लेके कभी उधर उधर घूम रही होती है ताकि उसको दफना दिया जाए या जो भी उसकी रस्मात है वो अदा कर दी जाए। अब इसको भी दो चीज़ों का खौफ होता है, एक मीन्स को उदास परेशानी होती है कि जो इसका बेटा मर जाता है और दूसरी जो आयरिश वॉर चल रही होती है इसका बहुत ज़्यादा इसको भी दुख होता है। देन वी हैव द लास्ट कैरेक्टर जेरी डिवीन। जेरी डिवीन इज़ द वन अनदर नेबर, और ये मैरी का शूटर भी है, ये उसको पसंद भी करता है और यही वो बंदा है जो कि जैक के लिए नौकरी की एक ऑफ़र लेके आता है लेकिन उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स विच आर द पार्ट ऑफ दिस ड्रामा जोनो एंड पेकॉक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ माइनर कैरेक्टर्स ज़रूर हैं लेकिन दोज आर नॉट मच इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से हम उनको ज़िक्र नहीं करेंगे, लेकिन जहन में रखिएगा कि वो माइनर कैरेक्टर ज़रूर हैं। अब बात करते हैं जी स्टोरी की, ड्रामा की स्टोरी को ध्यान से सुनते जाएगा, इंशाल्लाह आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सी, अब स्टोरी का आगाज़ किस तरह से होता है। सुबह का वक्त है जी, मॉर्निंग का टाइम है। जैक फैमिली, जो बॉयल फैमिली जो भी है, उसके घर पे दो करेक्टर्स बैठे हुए हैं, मिस के बहन और भाई बैठे हुए हैं, मैरी और जॉनी, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में बातें कर रहे हैं। इतने में माँ आ जाती है। अब तीन करेक्टर्स हो जाते हैं जी, माँ, बेटा, बेटी, एंड दे स्टार्ट वेटिंग, और वो अपने हस्बैंड का और बच्चे अपने वालिद का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ बताती है कि जो तुम्हारे फादर हैं वो रात के क्लब गए हुए और शराब वगैरह पी रहे होंगे, अभी तक वापस नहीं आए। तो ये सारे ना उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतने में जो माँ और बेटी होती है, जॉनो और मैरी, दे स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और उसके ऊपर कुछ न्यूज़ आई होती है, करंट न्यूज़, तो उसको ना पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस पर सिविल वार का ज़िक्र होता है, मौत का ज़िक्र होता है, डेथ का ज़िक्र होता है, तो ये सारा कुछ ना वो आपस में डिस्कस कर रही होती हैं। एंड राइट बी साइड दैम, उनका जो बेटा होता है वो भी सुन रहा होता है। आपको बताया था कि जब वो ऐसी बातें सुनता है तो वो पागल सा हो जाता है। तो जो जॉनी है वो जब मौत का, डेथ का, लड़ाई का, वॉर का ज़िक्र सुनता है तो वो ना उछलना कूदना शुरू कर देता है। मीन्स कि जिस तरह बंदा पागल नहीं हो जाता उस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाता है। क्या जी, इस तरह का कुछ इवेंट स्टार्ट में बताया गया। इसके बाद उनके घर में एक गेस्ट आता है, नेबर आता है, जिसका नाम होता है जेरी डिवीन। वो आता है और आते साथ ही बताता है कि आई हैव एन ऑफ़र फॉर यू, कि आप लोगों के लिए मेरे पास एक ऑफ़र है।
जैक बॉयल से बोलिएगा कि उनके लिए मैंने एक जॉब ढूंढी है, इफ़ ही इज़ विलिंग वांट टू डू, तो वो कल से ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो जॉनो पेकॉक होती है वो जेरी डिवीन को बताती है कि अभी तो इनके फादर घर पे नहीं हैं, वो क्लब गए हुए हैं, तो जैसे ही वापस आएंगे मैं उनको बता दूंगी कि इस तरह की ऑफ़र है, फिर आपको डिसाइड करके बता देंगे। ठीक है जी। तो जेरी डिवीन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो जैक बॉयल है वो घर आता है विद हिज कंपेनियन जॉक्सर डैली, घर आ जाता है। तो जो जॉन ऑफ बॉयल होती है वो जॉक्सर को देखती है तो वो पागल हो जाती है, बिकॉज शी हेट्स हिम टू मच, बहुत ज़्यादा नफरत करती है उसे। लड़ाई झगड़े वहाँ पे शुरू हो जाते हैं कि क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किस लिए, ये एक साथ किस लिए, फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। अब लड़ाई होने के बाद उसको बताया जाता है कि जी इस तरह की एक ऑफ़र है, तो जो बॉयल होता है, जैक बॉयल, वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी टांगों के अंदर दर्द हो रही है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। खैर जी, इस तरह का इवेंट ये भी गुजर जाता है और अगले दिन आ जाता है उनके घर एक अनदर करैक्टर, चार्ली बेंथम, एक स्कूल टीचर जो आपको बताया था, लॉयर भी था, वो आ जाता है। वो आके बताता है इनके घर वालों को, देयर इज़ अ गुड न्यूज़, एक बहुत अच्छी खबर मैं लेके आया हूँ कि जैक बॉयल का एक कज़न था जिसका नाम था मिस्टर एलिसन। ये जैक बॉयल का कज़न था। अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो चुकी है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा जायदाद थी। तो वो तो मर चुका, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो जिसकी जायदाद होगी वो उसके कज़न्स के अंदर बांटी जाएगी। मीन्स कि एलिसन जैक बॉयल का कज़न था, उसके और भी कज़न थे, तो सारी की सारी दौलत उनके दरमियान बांटी जाएगी। मीन्स के विरासत में उनको हिस्सा मिलेगा। ये सुन के जैक बॉयल बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतना खुश होता है कि आ, वो प्लान करता है कि अब मैंने सब कुछ बदलना है। आई विल चेंज एवरीथिंग। मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदलूँगा। इवन कि वो अपनी वाइफ से वादा करता है कि आज के बाद वो जॉक्सर से भी नहीं मिलेगा। इतनी खुशी के अंदर वो ये क्या करता है कि जितने भी उसके नेबरहुड में लोग रह रहे होते हैं, किसी न किसी से कोई ना कोई चीज़ उधार ले लेते हैं। किसी से पैसे, किसी से बेड, किसी से चेयर, फलां फलां, मीन्स कि उसको जो कुछ भी मिलता है वो उधार लेता जाता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि कुछ ही दिनों के बाद जो विल होगी वो हमारे सामने आ जाएगी और मुझे मेरे कज़न की प्रॉपर्टी से हिस्सा भी मिल जाएगा। खैर जी, इस तरह की प्लानिंग कर रहा होता है, चीज़ें ख़रीद रहा होता है, तो ताकि वो अपने घर को डेकोरेट कर सके। अब इस तरह का सीन चलता है, फिर आगे सीन चलता है कि वो अपना घर की जो डेकोरेशन है उसको तब्दील कर रहा है और तब्दील करने के साथ बेड लगा लिया, मैंटल पीस लगा लिए, फ्रेम्स लगा लिए, पेंटिंग्स लगा ली, चेयर्स लगा लिया, हर एक चीज़ उसने अरेंज कर ली। लेकिन सारा का सारा जो पैसा था, चीज़ें थी, वो उधार ही थी। अब इसी खुशी में वो एक रात एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करता है। ठीक है जी, उस पार्टी के अंदर सबको इनवाइट करता है, चार्ली बैंथम को भी इनवाइट करता है, मैरी भी आ जाती है, जॉनो, जॉनी, सब लोग, जॉक्सर को भी बुला लिया जाता है। जब जॉक्सर आता है तो जॉनो देखते हैं कि इसने तो मुझसे वादा किया था कि ये इसको कभी नहीं बुलाएगा, तो उसको फिर एक दफ़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने एक दफ़ा वादा खिलाफ़ी की थी। ठीक है जी। तो पार्टी होती है जी, पार्टी का आगाज़ होता है। जो मिसिज़ मैडिगन होती है, इनकी हमसाई, वो उस पार्टी के अंदर एक खूबसूरत गाना भी गाती है ताकि पार्टी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, आने वाले लोग हैं, वो इंटरटेन हो सके। इस तरह से शोर शराबे वाली जो पार्टी है वो कंटिन्यू रहती है जी। इतने में मिसिज़ टैनक्रेड जो होती है, उसके जनाजे, उसके बेटे की जो जनाजे की वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मिसेस टैनक्रेड दरवाज़े पे आती है, मैरी दरवाज़ा खोलती है। मिसेस टैनक्रेड बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, अफसरदा नज़र आ रही थी, उसको बहुत ज़्यादा दुख था, एक जंग की वजह से और दूसरा उसके बेटे की मौत की वजह से। तो वो उसको सारी न्यूज़ वगैरह देती कि इस तरह से फ्यूनरल होगा, ये होगा, फलां होगा, तो पार्टी वहाँ पे ना एक लम्हे के लिए रोक दी जाती। अब फिर अगले ही लम्हे बॉयल फैमिली के घर में फ़ौज आ जाती है जी। इस फ़ौज को यहाँ पे बताया गया IRA, आयरिश रिपब्लिक आर्मी। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल आता है, ये जॉनी बॉयल को लेने के लिए आता है ताकि उसको ले जाया जाए, जो कि बच्चे की, एक लड़के की मौत हुई, उसके बारे में पूछा जा सके। तो जो होता है वो इनकार कर देता है जॉनी कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मीटिंग
इनके साथ नहीं करूँगा, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या क्या हो। खैर जी, यहाँ पे जॉनी बॉयल की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इनको ना इसकी माँ जो होती है वो विस्की या शराब वगैरह लेके ला के देती है ताकि वो पिए उसको और उसकी तबीयत नॉर्मल हो सके। यहाँ पे शराब का देना और शराब का पीना सिंबलाइज़ करता है एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि हकीकत से भागने के लिए किस तरह चीज़ों का यूज़ किया जाता है। खैर जी, वो इनकार कर देते हैं कि वो नहीं जाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन वगैरह ठीक नहीं होती। अब इसी तरह वक्त गुज़रता रहता है, गुज़रता रहता है, गुज़रते गुज़रते 2 महीने गुज़र जाते हैं। जब 2 महीने गुज़रते हैं तो जो चार्ली बैंथम ने विल सुनाई होती है कि कज़न की तरफ से इतनी जायदाद मिलेगी, अब उसकी कोई खबर नहीं। अभी तक 1 रुपया भी उनको नहीं मिला होता। तो जो जैक बॉयल होता है पेकॉक, वो चार्ली बैंथम को ढूंढता है कि वो कहाँ पे चला गया। कम से कम हमें बताया तो सही वो पैसे कब मिलेंगे। जो लेने देने वाले लोग होते हैं, कर्ज़ लेने वाले होते हैं, वो तो इनके आगे पीछे होते हैं कि कब हमारी चीज़ें, कब हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा। अब इसी ड्यूरेशन के दरमियान जो मैरी उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ख़राब होती है तो माँ जोनो जो होती है वो मैरी को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल चली जाती है तो पीछे हमसाए जो होते हैं वो घर आ जाते हैं, उधार लेने आ जाते हैं कि मेरा सूटकेस दें जी, मेरा ये दें, मेरी चीज़ वो दें, मेरा बेड दें, मेरे पैसे दें। तो यहाँ पे ना एक कॉमिक एलिमेंट भी यहाँ पे बयान किया गया। ठीक है जी, तो ये सब लोग बारी बारी आना शुरू हो जाते हैं। तो इतने में जो वो लेके गई होती है अपनी बेटी को हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाके उसको पता चलता है कि इसकी जो बेटी है मैरी, शी इज़ प्रेग्नेंट, और ये जो प्रेग्नेंट हुई है वो चार्ली बैंथम की वजह से हुई है। तो अब कहती है कि मैं वापस गई तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, तो वापस भी नहीं जा सकती। अगर उस माशरे के अंदर रहेंगे तो बेइज्जती सी हो जाएगी। तो जाती है, जॉनी से दरख्वास्त करती है, जैक से दरख्वास्त करती है कि हम विरासत के हिस्से को दफ़ा करो, जो भी है हमें ना यहाँ से चले जाना चाहिए। मीन्स को अपने हस्बैंड और बेटे से कहती है। तो वो कहता है कि कौन सी विरासत, वो विरासत तो सारी झूठी थी, ये थी फ़लाँ थी, क्योंकि वो जो चार्ली बैंथम था वो हमसे झूठ बोल के इंग्लैंड चला गया, ये हो गया फ़लाँ हो गया। तो जो जेरी डवीन होता है, एक करैक्टर आपको बताया था, वो इस सिचुएशन में वापस आता है इनके घर। जब इनके घर वापस आता है तो क्योंकि आपको बताया था कि वो मैरी को पसंद करता है, तो अभी भी वो इसको पसंद करता है, लेकिन इसके फ़ौरन ही बाद उसको ख़बर मिलती है या पता चलता है कि जो मैरी है वो प्रेग्नेंट है। तो वो जो उसकी लाइकनेस थी, जो उसको पसंद करता था, अब उसको इस पे गुस्सा आना शुरू हो गया था और इससे वो नफ़रत करना स्टार्ट कर देता है। तो माँ जो होती है वो कहती है कि इस तरह से सिस्टम तो नहीं चलेगा, मीन्स का काम तो नहीं चलेगा, मुआशरे के अंदर हम सर्वाइव नहीं करेंगे। तो वो अपनी बेटी को लेके उस मुआशरे से काफ़ी दूर चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है, ताकि ना लोगों को इसके बारे में ख़बर हो, ना लोग इनको टीज़ करें, और वो अपनी बेटी का ख्याल रख सके और उसके होने वाले बच्चे का भी ख्याल रख सके। पीछे जी से जी इनकी जो जैक पॉल है उसकी मौत भी हो जाती है। तो ये थी जी स्टोरी, ये था जी हमारा ड्रामा जोनो एंड पेकॉक। उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रामा आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।